Hello and welcome to my YouTube channel, Ummeed Physio. I am Dr. Kushi Vidawar and the topic for today's presentation is CTEV, congenital talipes equinovarus deformity. As you all know, ये एक तरीके का फुट डिफॉर्मिटी है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा नॉमेनक्लेचर समझते हैं कि आखिर इसका नाम किस तरीके से रखा गया. Let me zoom in for you. सो CTEV कॉन्जेनाइटल यानी कि बचपन से, टैलिपस इक्वाइनोवारस डिफॉर्मिटी. इक्वाइनस का मतलब होता है फिक्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन. अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, इट इज़ फिक्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन को इक्वाइनस डिफॉर्मिटी बोला जाता है, और अगर यही फिक्स्ड डॉर्सीफ्लेक्शन होता है तो उसको कैल्केनियस डिफॉर्मिटी बोला जाता है. अब सुपिनेटेड फुट और प्रोनेटेड फुट दो होते हैं हमारे, वैरस एंड वाल्गस. सुपिनेटेड मतलब वैरस फुट, प्रोनेटेड फुट मतलब वाल्गस फुट. तो सुपिनेटेड फुट में आता है हमारा इन्वर्जन एंड एडक्शन, और वाल्गस फुट में आता है हमारा प्रोनेटेड फुट यानी कि वैरस प्लस एबडक्शन प्लस इवर्जन. कैल्केनियो वाल्गस डिफॉर्मिटी एंड इक्वाइनोवारस डिफॉर्मिटी दो तरीके की मेन हमारी फुट डिफॉर्मिटीज़ होती है. आज हम इक्वाइनोवारस डिफॉर्मिटी के बारे में बात करेंगे. अगर हम प्लेन की बात करें जॉइंट्स की, तो ये सबको पता होगा, एंकल जॉइंट पे हमारा प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन होता है, सबटाइलर जॉइंट पे इन्वर्जन एंड इवर्जन होता है, और मिड टार्सल जॉइंट पे एबडक्शन एंड एडक्शन यानी कि वैरस या वाल्गस होता है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. ये अलग अलग तरीके की फुट डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि देखने को मिलती है. अब हम सिर्फ CTEV की बात करें. CTEV को कॉन्जेनाइटल क्लब फुट भी बोला जाता है, ठीक है ना. इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं. मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है. यूनिलैटरल और बायलैटरल मतलब बच्चे के दोनों पैरों में भी देखी जा सकती है या एक पैर में भी देखी जा सकती है. इफ़ आई जूम इन फॉर यू, congenital club foot. This is congenital club foot. Club foot यानी कि fixed plantar flexion, inversion and adduction. Repeating it again for you. Supinated foot. इधर आप देख सकते हैं, ये supinated foot है. Moving on. Etiology. Etiology मतलब cause. ये होता कैसे है? It is the most common idiopathic है. जनरली हमें इसका कॉज नहीं पता होता, बट तो हम जेनेटिक की वजह से भी कह सकते हैं कि मतलब कुछ पेरेंट्स को था या सिबलिंग्स को है, मतलब इन रन्स इन द फैमिली काइंड ऑफ. एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ फुट इन यूट्रस. यूट्रस में अगर बेबी की पोजीशन अलग तरीके से. डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्टिव मसल डेवलपमेंट. इफेक्टिव मसल डेवलपमेंट मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे टाइट और कॉन्ट्रैक्टेड हो, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो है फुल्ली डेवलप ना हुए हो फुट के, उसकी वजह से भी होता है. काफ मसल कॉन्ट्रैक्चर. एंड काफ मसल कॉन्ट्रैक्चर कैसे? फिक्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन में होता है, राइट. फिक्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन हमारी काफ मसल कॉन्ट्रैक्चर से हो सकती है. अब जनरली एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो फिजियोस के लिए मेन टॉपिक रहता है असेसमेंट एंड PT मैनेजमेंट. ये लिखा कैसे जाए? सो आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे कि असेसमेंट और PT मैनेजमेंट हम किस तरीके से लिखते हैं. कमिंग ऑन टू असेसमेंट, सबसे पहले हम अपने असेसमेंट को ना कुछ कैटेगरीज एंड हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं. हम उस हेडिंग्स के अंडर असेसमेंट पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद द चीफ कंप्लेंट्स. चीफ कंप्लेंट्स में हमें पेशेंट की देखने को मिलता है कि ये यूनिलैटरल या बायलैटरल भी हो सकती है. अगर यूनिलैटरल है तो फुट का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा. साइज़ जो धीरे धीरे बढ़ता धीरे धीरे जैसे चाइल्ड जो है वॉक करना शुरू करता है, तब उसकी पोजीशन भी दिखती है ये, या नॉर्मल फुटवेयर नहीं पहन सकता. तो मतलब पेरेंट्स आपके पास आएंगे ये कंप्लेंट्स लेके कि मतलब उसका एक पैर छोटा है बच्चे का, या सामने दिख रही है, या पेन होता है जब चाइल्ड चलता है. और जनरली CTEV जो है ना, फुट की डिफॉर्मिटी हमें साफ दिखती है, तो इसलिए हम इसको इजीली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं. फिर आता है हिस्ट्री. पेशेंट क्या हिस्ट्री प्रेजेंट करेगा आपको? पेशेंट हिस्ट्री प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वो बता सकता है आपको डिलीवरी डिटेल्स में कि उसकी फुट की पोजीशन ठीक नहीं थी,
मसल्स की डेवलपमेंट ठीक नहीं थी। सेम जो मैंने अभी आपको इटियोलॉजी बताई, इटियोलॉजी एज इट इज़ हम सेम उसकी हिस्ट्री में देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, अब आप ऑब्ज़र्व कैसे करोगे चाइल्ड को, ठीक है, ये सब असेसमेंट का ही पार्ट है। असेसमेंट की थर्ड हेडिंग आती है हमारी ऑब्जर्वेशन। चाइल्ड को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसका पोजीशन देखी जाती है, किस पोजीशन में उसकी रेस्टिंग पोजीशन है, इक्वाइनस, वायरस, कैलस डिफॉर्मिटी है, प्लांटर एस्पेक्ट क्या है फुट का, फुट की एडक्शन कितनी हो पा रही है, एबडक्शन कितनी हो पा रही है, किस मतलब बेसिकली फुट किस पोजीशन में पड़ा हुआ है। जब चाइल्ड हमारे पास आया है हम वो चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि फुट जो है प्लांटर फ्लेक्शन में है, इन्वर्जन हो रखा है, एडक्टेड है, वैल्गस या सुपिनेटेड है, बेसिकली उसकी पोजीशन है। अब हम एग्जामिनेशन की बात देखिए तो एग्जामिनेशन में स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम स्क्रीन टेस्ट कैसे करते हैं कि एक न्यूबॉर्न को पैसिवली डॉर्सीफ्लेक्स किया जाता है, उसका जो टोज़ हैं वो टिबिया की स्किन पे टच करनी चाहिए। अगर वो पैसिव डॉर्सीफ्लेक्शन, फुल डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल, दैट मीन्स माइल्ड और सीवियर फॉर्म में उसको CTEV प्रेजेंट हो सकता है। अब हम इसकी पाल्पेशन देखते हैं। पाल्पेशन करेंगे तो हील साइज़ जो है स्मॉल आएगा, कैल्केनियस जो है डिफ़िकल्टी के साथ हम पकड़ सकते हैं। बहुत मतलब नॉर्मली हम कैल्केनियस इस तरीके से पाल्पेट कर सकते हैं, लेकिन अगर CTEV होगा तो वो कैल्केनियस पाल्पेट करना बहुत मुश्किल होगा। करेक्शन अगर हम अटेम्प्ट करें इसका तो हमें टाइट स्ट्रक्चर फील होंगे उसके पोस्टीरियर और मीडियल एस्पेक्ट पे। चाइल्ड जब वॉक करने लगता है तो जो कैलोसिटीज़ और बुरसे होते हैं लिटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे वो प्रेजेंट होते हैं। काफ मसल्स हमें बहुत वेस्टेड दिखने लगती है। रेडियोलॉजिकल व्यू में हम किस तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम उसको एक्सरे करा सकते हैं AP व्यू में, लैटरल व्यू में और ऑब्लिक व्यू में। AP व्यू में अगर देखा जाए तो हम टैलोकैल्केनियल एंगल मेजर करते हैं। टैलोकैल्केनियल एंगल क्या होता है, ये टैलस की लॉन्ग एक्सिस के साथ जो बनाता है कैल्केनियम, दिस एंगल इज़ द टैलोकैल्केनियल एंगल। ये नॉर्मली जो है 30 to 35 डिग्रीज़ होता है और अगर 35 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो CTEV प्रेजेंट हो सकता है। और मिड इंटरमेटाटार्सल एंगल भी मेजर करते हैं। इंटरमेटाटार्सल यानी कि दो मेटाटार्सल के बीच का एंगल, कौन सी दो मेटाटार्सल, बिग टो और उसकी एडजेसेंट टो, फर्स्ट बिग टो एंड एडजेसेंट टो, दिस एंगल वुड बी द इंटरमेटाटार्सल एंगल। नॉर्मली 15 डिग्री का होता है, CTEV में लेस देन 5 डिग्रीज़ होता है एंगल, बिकॉज उसका जो है फुट सुपिनेटेड होगा तो इंटरमेटाटार्सल एंगल तो अफेक्ट होगा ही होगा। कमिंग टू द PT मैनेजमेंट, हमारा बेसिक एज फिजियोज रहता है कि हम PT मैनेजमेंट लिखें क्या, किस तरीके से PT मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन जिसमें आपको लिखने का तरीका भी समझ आएगा एंड PT मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है इसका वो भी समझ आएगा। CTEV जो है पैसिवली मैनिपुलेशन से हम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है उसका इमोबिलाइजेशन। सबसे पहले हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेट हम खुद भी कर सकते हैं और मदर को भी सिखा सकते हैं ताकि वो धीरे धीरे मैनिपुलेशन करती रहे। कुछ टाइम पे मैनिपुलेशन किस तरीके से करते हैं, अब हमने फुट पकड़ा, आई हैव शोन स्मॉल डायग्राम, इफ़ आई जूम इन दिस स्मॉल डायग्राम डिपिक्टिंग द पोजीशन कि फिजियोथेरेपिस्ट किस तरीके से होल्ड करता है, 4 फुट से एंड हील से होल्ड करता है। सबसे पहले वो जो है एग्जैजरेटेड, अच्छा 3 कंपोनेंट्स हैं हमारी डिफॉर्मिटी के, पेस केबस यानी कि एग्जैजरेटेड आर्क, एडक्शन होता है, इन्वर्जन होता है 4 फुट का और प्लांटर फ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम एडक्शन करेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इवर्जन में लेके जाते हैं और फिर प्लांटर फ्लेक्शन में लेके जाते हैं। तो जनरली क्या होगा इसका प्रोटोकॉल, सबसे पहले हम फुट को इस तरीके से पकड़ लेंगे और उसके बाद हम एबडक्ट कराएंगे, फिर इवर्ट कराएंगे और फिर डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एबडक्शन फिर इवर्जन और फिर डॉर्सीफ्लेक्शन, इस मैनिपुलेशन को करेक्ट करने के लिए। 10
सेकेंड्स तक हम इसको मिनिमम होल्ड करके रखेंगे। अकॉर्डिंग टू पेन बच्चा ये रोएगा 5 to 10 सेकेंड्स हम देख सकते हैं, बट 10 सेकेंड्स शुड बी द मिनिमम कि हम इसको करेक्ट करके देखें। और टोटल 5 मिनट्स का सेशन देते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, सेकेंड स्टेप आई टोल्ड यू वॉज इमोबिलाइजेशन, राइट। इमोबिलाइजेशन कैसे करते हैं हम? सबसे पहले उसको मैनिपुलेट करके करेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको करेक्टेड पोजीशन में इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सीरियल पीओपी कास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पीओपी कास्ट यूज़ करने के अलावा हम डेनिस ब्राउन स्प्लिंट या शूज़ यूज़ करते हैं। आई हैव शोन यू अ पिक्चर है, ये करेक्टेड पोजीशन में डेनिस ब्राउन स्प्लिंट यूज़ किया गया है बेबी के। पैडेड सिंपल एलुमिनियम स्ट्रिप भी स्प्लिंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन डेनिस ब्राउन शूज़ या डेनिस ब्राउन स्प्लिंट ही यूज़ किया जाता है। केयर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम मेथड ऑफ अप्लाइंग, हमें रिपीटेड चेक रखना चाहिए पेशेंट पे। प्रेशर जो मतलब पेनफुल ना हो, आसपास उस पर हाथ लगा के देखना चाहिए। प्रेशर नहीं डालना चाहिए स्ट्रक्चर पे, या किसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली मदर किस तरीके से सीखी है मैनिपुलेट करना, इसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि सारा टाइम तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता ना। मदर इज़ ऑलवेज देयर विद बेबी, सो उसको बार बार करेक्ट करना, उसको पहनाना करेक्टेड पोजीशन में, ये चीज़ मदर को सिखानी बहुत ज़रूरी होती है फॉर सीटी। नाउ एट लास्ट देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जैसे चिल्ड्रन जो है वॉकिंग एज में आ जाते हैं तो उनको सपोर्टर्स एंड वॉकर्स दे के उनको सिखाना चाहिए। करेक्टेड डिस्पोजिशन की मेंटेनेंस आफ्टर डिफॉर्मिटी रिमूवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसका हमने कास्ट और डेनिस ब्राउन स्प्लिंट या वटेवर वी यूज्ड वो रिमूव कर दिया, उसके बाद उस फुट की पोजीशन भी तो मेंटेन करके रखनी है करेक्टली, तभी तो उस ट्रीटमेंट का फ़ायदा है। नाइट स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, रेस्टिंग स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं रिओकरेंस प्रिवेंट करने के लिए। एक्टिव मूवमेंट्स टिकल करके हम पेशेंट की यानी कि बच्चे को अगर हम टिकल करें तो अपना पैर मूव करेगा, तो इस तरीके से हम उसके एक्टिव मूवमेंट्स करवा सकते हैं। जैसे वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको एम्बुलेटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट वॉकिंग और ऑर्थोसिस भी यूज़ किया जाता है करेक्टेड पोजीशन के लिए। So here's the topic CTEV. I hope everyone got it, and अगर किसी को कोई doubts हो they can mention in the comment section and let me know अगर कोई और topics ऐसे mind में हो आपके। See you in the next video. Don't forget to like, subscribe and share.